जैसे ही अर्जुन खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। उसकी दृष्टि धुंधली थी, कानों में गूंज हो रही थी और सिर तेजी से धड़क रहा था। फिर भी वह हंसा। मैं जीत गया। इस क्षण की उपलब्धि का एहसास किसी प्रतिद्वंदी को हराने से कहीं अधिक संतोषजनक है। जब अर्जुन को लगा कि वह बेहोश होने वाला है, तभी उसके शरीर के भीतर से एक गर्माहट का संचार हुआ। यह ऊष्मा उसकी हड्डियों के भीतर से आ रही थी। जैसे किसी सूखे खेत को बारिश से जीवन मिल रहा हो, वैसे ही यह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके मांस, रक्त, नसों और अस्थियों में एक नई चेतना जाग उठी। उसकी थकी हुई शक्ति तेजी से लौटने लगी, यहां तक कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी आंशिक रूप से पुनः स्फूर्त हो गई। भले ही उसकी पूरी ऊर्जा वापस नहीं आई थी, लेकिन इतनी थी कि वह होश में बना रह सके। अर्जुन ने इस एहसास में अधिक समय व्यर्थ नहीं किया और तुरंत अपनी स्थिति का विश्लेषण करने बैठ गया। उसने पाया कि उसके शरीर में जो सुन्नता पहले महसूस हो रही थी, वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इसके स्थान पर उसके शरीर में एक अपार स्फूर्ति महसूस हो रही थी, इतनी कि उसे खुशी से रोने का मन कर रहा था। उसके शरीर में एक लयबद्ध स्पंदन उत्पन्न हो रहा था, जिससे यह स्पष्ट था कि अब उसकी ताकत पहले से अधिक बढ़ गई थी। उसकी मेरुदंड में स्थित ऊर्जा तीव्रता से प्रवाहित हो रही थी और उसकी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत हो चुकी थीं। सिर उठाकर सोचते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यह उन्नति साधारण नहीं थी। अंततः उसकी हड्डियों से निकलने वाली गर्मी का अंतिम अंश भी समाप्त हो गया। यह वही ऊर्जा थी जो उसे स्वर्ण काया से प्राप्त हुई थी। अब तक के अनुभवों से अर्जुन समझ चुका था कि जब तक वह अपने शरीर को पूरी तरह से अपनी सीमाओं तक नहीं धकेलता, तब तक यह स्वर्ण काया उसे कोई सहायता नहीं देती। लेकिन अगर वह कठिनाइयों से घबरा जाता और संघर्ष छोड़ देता, तो स्वर्ण काया से उसे कोई शक्ति नहीं मिलती। तो यह है इस स्वर्ण काया का स्वभाव। अर्जुन हल्के से हंसा। अब उसे यह भी स्पष्ट हो गया था कि यह धूपदानी उसकी साधना में किस प्रकार सहायता कर सकती थी। जब भी कोई जड़ी बूटी धूपदानी में रखी जाती, तो उसकी औषधीय शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती। यह तीव्र सुगंध उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी ऊर्जा को इतनी तेजी से समाप्त कर देती कि मात्र 3 कदम चलने के बाद ही वह बेहोशी की कगार पर पहुंच जाता। हालांकि यह प्रभाव अत्यधिक कठोर था, लेकिन इसका कोई दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यदि यह उसे नुकसान पहुंचाती, तो वह इसे अपने अभ्यास में शामिल नहीं कर पाता। लेकिन असली लाभ तब मिलेगा जब वह अपनी सीमाओं को पार कर सकेगा, जिससे स्वर्ण काया की पुनर्जीवन शक्ति सक्रिय हो सकेगी। केवल तभी वह निरंतर अपनी सीमा से आगे बढ़ पाएगा और पहले से अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। यह धूपदानी किसी अन्य औषधीय उपकरण की तरह नहीं थी। यह उसी स्वर्ण काया की भांति उसकी सहायता कर रही थी। हालांकि ये सब केवल अर्जुन के विचार थे, लेकिन हाल की घटनाओं को देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यही सत्य था। अब उसका अगला कदम इस धूपदानी का और अधिक गहराई से अध्ययन करना था। धूपदानी से उठने वाली सुगंध कभी रुकती नहीं थी। जब भी हवा का झोंका आता, सुगंध अर्जुन की ओर ही बहने लगती। उसने यह भी देखा कि यदि वह स्थिर खड़ा रहता और हिलता नहीं, तो इस सुगंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लगभग आधे घंटे बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी अधिकांश शक्ति लौट आई थी। लड़खड़ाते हुए उसने फिर से आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस बार पहले की गलती को ध्यान में रखते हुए उसने बहुत सावधानी से अपने शरीर पर धूपदानी के प्रभावों की निगरानी रखी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा एक टूटी हुई बांध की तरह बाहर निकल रही थी। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति फिर से तेजी से कम होने लगी। दूसरा कदम रखते ही जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची थी, वह भी समाप्त हो गई और वह लगभग गिर ही पड़ा। मजबूती से जबड़े भींचते हुए उसकी जिद्दी प्रवृत्ति फिर से जाग उठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस बार वह 4 कदम चल सका। हालांकि उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका शरीर अधिक सहन नहीं कर सका। हालांकि उसकी सहन शक्ति पहले से बेहतर थी।
एक बार फिर उसके शरीर के भीतर से ऊष्मा का प्रवाह उठा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और वह फिर से बेहोश हो गया। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई और अंततः अर्जुन ने अपनी सभी धारणाओं की पुष्टि कर ली। यद्यपि धूपदानी से निकलने वाली सुगंध उसे पूरी तरह थका देती थी, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था। वहीं स्वर्ण काया केवल तभी सक्रिय होती थी जब वह हार मानने से इनकार करता। जितनी अधिक दृढ़ता वह दिखाता, उतनी ही अधिक शक्ति स्वर्ण काया उसे प्रदान करती। यह साधना पद्धति इतनी अनोखी थी कि इसका विचार भी भयावह था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपनी शक्ति बढ़ाने की विधि थी। थोड़ी भी लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती थी। सौभाग्य से अर्जुन के पास आत्म सुरक्षा की गहरी भावना थी। हर बार जब वह अपनी सीमा तक पहुंचता तो वह रुककर विश्राम करता और फिर आगे बढ़ता। इस निरंतर दोहराव के कारण उसे चमत्कारी लाभ मिल रहे थे। एक व्यक्ति की संभावनाएं वास्तव में असीमित होती हैं, लेकिन शक्तिशाली बनने के लिए हर कदम धीरे धीरे और सही तरीके से उठाना जरूरी होता है। एक पूरे दिन के कठिन अभ्यास के बाद अर्जुन की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जहां पहले वह केवल 3 कदम चला था, अब वह पूरे 10 कदम चल सकता था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अर्जुन अब भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह अब भी केवल चल ही पा रहा था। जब तक वह अपने मुक्कों का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक इसे वास्तविक प्रशिक्षण नहीं कहा जा सकता था। जल्द ही अर्जुन को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। इस प्रकार का प्रशिक्षण उसकी जड़ी बूटियों की खपत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। 3 पत्ती अराजकता पुष्प और मृत जड़ी बूटी केवल 1 घंटे तक ही जल सकती थीं। 1 घंटे के बाद उसे फिर से जड़ी बूटियां डालनी पड़ती थीं ताकि धूपदानी से सुगंध निकलती रहे। जब अर्जुन ने अपनी खपत का हिसाब लगाया तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। एक दिन में 12 घंटे होते हैं और वह प्रतिदिन लगभग 7 से 8 घंटे अभ्यास करता था। इसका मतलब था कि उसे प्रतिदिन कम से कम 14 जड़ी बूटियां जलानी पड़ती थीं ताकि धूपदानी का प्रभाव जारी रहे। उसके पास जो जड़ी बूटियों का भंडार था वह केवल 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। साथ ही 3 पत्ती अराजकता पुष्प का लगभग 50% हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। अगर उसकी जड़ी बूटियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं, तो वह क्या करेगा? उसके पास केवल 38 योगदान अंक बचे थे। ये कितने दिनों तक चल पाएंगे? पहले उसे लगता था कि वह बहुत अमीर हो गया है, लेकिन हकीकत ने उसे दिखा दिया कि वह अब भी कितना गरीब था। उस रात अर्जुन चिंता में डूबा रहा। उसका दिमाग योगदान अंकों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। यहां तक कि उसके सपनों में भी वह बड़ी मात्रा में 3 पत्ती अराजकता पुष्प और मृत जड़ी बूटी इकट्ठा करता रहा। उस रात अर्जुन को ठीक से नींद नहीं आई। उसी रात सुयश को भी चैन नहीं मिला। जब उसने सोचा कि वह कितनी घमंड भरी धृष्टता के साथ अर्जुन से बदला लेने गया था, लेकिन अंत में हार गया, तो उसका मन बेचैन हो उठा। अगर अर्जुन न होता तो वह बॉस हेमंत की बेटी से सगाई के आनंद में मग्न होता। अगर अर्जुन न होता तो वह इस तरह अपमान और क्रोध से भरा न होता। जैसे ही उसने हेमंत परिवार की बेटी के सुंदर चेहरे को याद किया, उसका दिल उदासी से भर गया। भविष्य में उसमें अब हिम्मत नहीं बची थी कि वह जाकर उससे फिर बात कर सके। कहावत भी है, 10 मंदिर तोड़ना आसान है, लेकिन एक विवाह तोड़ना पाप है। अर्जुन, तुमने एक खुशहाल जोड़े को अलग करने की हिम्मत कैसे की? एक और कहावत भी है, एक सज्जन व्यक्ति बदला लेने के लिए 10 साल तक इंतजार कर सकता है, लेकिन एक तुच्छ व्यक्ति बदला लेने के लिए पूरा दिन तैयार रहता है। सुयश निश्चित रूप से बाद वाले की श्रेणी में आता था। कुछ दिनों बाद वह फिर से अर्जुन को चुनौती दे सकता था, लेकिन वह इतना लंबा इंतजार कैसे कर सकता था? उसे तुरंत अर्जुन के पास जाकर उसे बुरी तरह पीटना था। केवल तभी उसका मन शांत होगा और उसकी नाराजगी दूर होगी। क्रोध से जलते हुए वह रात भर करवटें बदलता रहा और उसे नींद नहीं आई। अंततः सुयश उठ बैठा। केवल खुद ही नहीं, उसने अपने सभी अनुयायियों को भी आधी रात में उठा दिया। कुछ ही देर में अद्वितीय गुरुकुल के कुछ उनींदे शिष्य एकत्रित हो गए। मास्टर सुयश, इतनी रात गए हमें क्यों बुलाया गया? किसी ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा।
कोई खास बात नहीं, बस आज सुबह की घटना के बारे में। सुयश ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुम सबको यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए कोई ऐसा उपाय सुझा सको जिससे मैं अर्जुन से बदला ले सकूं और अपने मन की जलन को शांत कर सकूं। किसी ने सुझाव दिया, मास्टर सुयश, क्यों ना आप सिर्फ 4 दिन इंतजार करें। 4 दिन बाद आप अर्जुन को औपचारिक रूप से चुनौती दे सकते हैं और उसे निश्चित रूप से हरा सकते हैं। गुस्से से भरे सुयश ने जवाब दिया, अगर मुझे वाकई इंतजार करना होता तो फिर मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। नींद में डूबे हुए लोग सुयश की इस झिड़की से अचानक चौकन्ने हो गए। वे पूरी तरह जागे नहीं थे, इसीलिए सुयश की बातों पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वे सतर्क हो गए। उनकी यह लापरवाही देखकर सुयश और अधिक चिढ़ गया। मेज पर जोर से हाथ मारते हुए वह चिल्लाया, अब सोचो कोई बढ़िया उपाय। अगर कोई भी कोई अच्छा सुझाव नहीं दे सका तो किसी को भी सोने की इजाजत नहीं मिलेगी। इससे सभी चौकन्ने हो गए और वे तुरंत कुछ न कुछ योजना बनाने के लिए सोचने लगे। कुछ ही देर में ली यूनतियन नामक एक शिष्य के दिमाग में एक योजना आई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साहित होकर सुयश से कहा, मास्टर, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी योजना समझाना शुरू किया, वह सुयश के पास झुक गया और धीरे धीरे सारी बात समझाने लगा। सुयश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने ली यूनतियन की पीठ पर जोर से थपथपाया और कहा, बहुत बढ़िया, यह वास्तव में एक शानदार योजना है। यह काम अब तुम्हारे जिम्मे है। मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर सुयश। ली यूनतियन भी उत्साह से भर गया। अब तुम सब सोने जा सकते हो, सुयश ने हाथ हिलाते हुए कहा, और सभी ने चैन की सांस ली और तुरंत अपने अपने बिस्तर पर लौट गए। अपने कमरे से बाहर देखते हुए सुयश ने अंधेरे में दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, अर्जुन, भाई अर्जुन, कल सुबह देखते हैं। अब अपने मन की शांति पाकर सुयश गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह अर्जुन अपनी साधना करने के लिए जल्दी उठ गया और तपोनिष्ठ शरीर ग्रंथ का अभ्यास किया। इसके बाद वह अपने झाड़ू लगाने के काम में जुट गया। कल जब उसने धूपदानी के प्रभाव में अभ्यास किया था तो वह कई बार मृत्यु के करीब पहुंच गया था। इतना कि आज भी उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। विशेष रूप से जब वह तपोनिष्ठ शरीर मुट्ठी का अभ्यास कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उस पर पड़ने वाला दबाव पहले से थोड़ा कम हो गया था। उसे यह भी समझ आ गया कि धूपदानी से मिलने वाला दबाव तपोनिष्ठ शरीर ग्रंथ का अभ्यास करते समय महसूस होने वाले दबाव के समान था। जब वह एक प्रकार के दबाव के लिए खुद को ढाल लेगा तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरे प्रकार के दबाव को भी सहन करने में सक्षम हो जाएगा। यह धूपदानी वास्तव में एक अनमोल चीज थी। जोश से भरा हुआ अर्जुन जल्दी से अपना काम खत्म करके फिर से अभ्यास में लग जाना चाहता था। अभी वह अपने झाड़ू लगाने के काम में आधा ही पहुंचा था कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। ऊपर देखते ही उसे वह व्यक्ति कुछ परिचित सा लगा। जब अर्जुन इस बारे में सोच ही रहा था तो वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। कल रात ली यूनतियन ने सुयश को एक योजना सुझाई थी। हालांकि वह पूरी तरह से तैयार था, फिर भी उसने कोई लापरवाही नहीं बरती, क्योंकि उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। पहले उसे अर्जुन का विश्वास जीतना होगा, फिर उसे किसी बहाने से लड़ाई में उलझाना होगा। कल जब वह सुयश के साथ अर्जुन को चुनौती देने गया था तो वह भीड़ में पीछे छिपा था और ज्यादा कुछ नहीं बोला था, इसलिए अर्जुन उसे आसानी से पहचान नहीं पाएगा। इससे उसका काम और आसान हो जाएगा। सुबह से ही वह इस जगह अर्जुन के आने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और मासूमियत का मुखौटा लगाए ली यूनतियन धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। अब मेरी अभिव्यक्ति काफी दोस्ताना लग रही होगी, ली यूनतियन ने खुद को आत्मविश्वास दिलाया। क्या इस शिष्य को कोई समस्या है? अर्जुन ने सीधे पूछा, क्योंकि यहां उपस्थित सभी शिष्य उससे कनिष्ठ थे। क्या आप ही वरिष्ठ अर्जुन हैं? ली यूनतियन ने पहले से ही उत्तर जानते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, गहरी सांस लेते हुए ली यूनतियन ने कहा, तो आप ही हैं वरिष्ठ अर्जुन।
मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। अब जब मैं आपसे मिला हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप वास्तव में उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। यह सुनकर खुद ली यूनतियन को भी उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसे अपनी योजना को निभाना था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। यह तो बहुत गंभीर बात हो गई, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ली यूनतियन ने और आगे बढ़ते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और प्रशंसा से कहा, वरिष्ठ अर्जुन, मैंने सुना कि आपने कल विशाल हु को अच्छा सबक सिखाया। आप वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति हैं। तो क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है? अर्जुन ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। ली यूनतियन का चेहरा गंभीर हो गया। हां, है। वह आदमी एक क्रूर व्यक्ति है। उसने मुझे भी अपमानित किया था। लेकिन तुमने उससे बदला नहीं लिया? अर्जुन ने सवाल किया। बदला लेने का सपना तो मैं रोज देखता हूं, लेकिन गहरी सांस लेते हुए उसने उत्तर दिया, वरिष्ठ अर्जुन, आप भी जानते हैं कि विशाल हु के पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। मैं स्वयं विशाल हु से नहीं डरता, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उनसे मैं उलझना नहीं चाहता। यह सच है। अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि सुयश के पास शक्तिशाली समर्थन था। इसीलिए जब आपने विशाल हु को हराया तो आपने मेरी तरफ से बदला ले लिया। ली यूनतियन ने कृतज्ञता से कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हम बस कुछ शिष्टाचारिक वार कर रहे थे, इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। ली यूनतियन ने तुरंत कहा, वरिष्ठ अर्जुन, क्या आप मुझसे भी कुछ अभ्यास कर सकते हैं? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ उसे देखा और कहा, क्या तुम सच में लड़ाई करना चाहते हो? ली यूनतियन ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन अर्जुन ने तुरंत इनकार कर दिया। कोई कारण नहीं है। विशाल सिंह के सवाल का सामना करते हुए अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। यह सोचकर कि उसने सही अंदाजा लगाया है, विशाल सिंह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो वरिष्ठ, हमारी ताकत लगभग समान है, इसलिए यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और अगर संयोग से यह कनिष्ठ जीत जाता है और वरिष्ठ हार जाते हैं तो आपके नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अर्जुन ने पूछा। यह कुछ अप्रत्याशित था। एक कुलीन व्यक्ति का शब्द पत्थर की लकीर होता है, विशाल सिंह ने जोर से कहा। शुरू में तो उसे लगा कि उसने अर्जुन को सफलतापूर्वक बेवकूफ बना दिया है और उसने लड़ाई की मुद्रा भी अपना ली थी। उसे पता था कि सुयश कहीं आसपास छिपा हुआ है, इसलिए यदि वह अर्जुन को अच्छी तरह सबक सिखा सके तो उसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अर्जुन ने बस भौहें चढ़ा लीं, जिससे विशाल सिंह लगभग गुस्से में पैर पटकने लगा। यह वरिष्ठ बहुत ज्यादा परेशान करने वाला और चालाक है। आखिर जोरावर हु ऐसे व्यक्ति से कैसे हार गया? वरिष्ठ, क्या आपको कोई और शंका है? विशाल सिंह गुस्से के कगार पर था। ओह, हालांकि मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहूंगा। दुर्भाग्यवश मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कल ही किसी ने चुनौती दी थी। अगर तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। बकवास! विशाल सिंह लगभग सांस नहीं ले पाया और जल्दी से बोला, वरिष्ठ, आप मुझे चुनौती दे सकते हैं क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों में किसी ने चुनौती नहीं दी है। क्या अद्वितीय गुरुकुल के सभी शिष्यों को हर कुछ दिनों में किसी को चुनौती देने का अवसर नहीं मिलता? ओह, यह तो सही बात है। यह अभी अभी महसूस करते हुए अर्जुन जोर से हंस पड़ा। कनिष्ठ, इन पिछले कुछ वर्षों में हमेशा मुझे ही चुनौती दी जाती रही है, इसलिए मैं इस नियम को पूरी तरह से भूल ही गया था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए विशाल सिंह अपने भीतर का क्रोध और गुस्सा बाहर निकाल देना चाहता था। कुछ समय बाद उसने फिर पूछा, वरिष्ठ, अब क्या हम अभ्यास कर सकते हैं? अर्जुन के मन में एक और प्रश्न था। कनिष्ठ, अगर मैं हार गया तो क्या तुम सच में मुझे मेरे योगदान अंक दे दोगे? हां, मैं निश्चित रूप से दूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना अधिक दूंगा, विशाल सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। सिर हिलाते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब तक तुम पहले मुझे योगदान अंक नहीं दोगे तब तक मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें तुम्हें कैसे दे सकता हूं?
विशाल सिंह ने निराशा में कहा, क्योंकि योगदान अंक किसी तीसरे पक्ष द्वारा खाता पुस्तिका में दर्ज किए जाते थे। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपने पास रखकर किसी को सौंप सकता था। आखिर वह एक वरिष्ठ था, इतनी संकीर्ण सोच वाला कैसे हो सकता है? क्या उसे लगता था कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा? मेरे पास एक विकल्प है। अर्जुन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ विशाल सिंह को पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। विशाल सिंह का चेहरा कई रंगों में बदल गया और उसे यह मानना पड़ा कि अर्जुन की सोच सच में तेज थी। वह वास्तव में इस तरह के समाधान के बारे में सोच सकता था। कनिष्ठ, यदि तुम्हें यह असंभव लगता है तो कोई बात नहीं। यह इसलिए नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, ये बस। अर्जुन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विशाल सिंह को पता नहीं था कि अर्जुन वास्तव में क्या चाहता है, लेकिन अपने खुद के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उसे झुकना पड़ा। इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें। जब तक मैं वस्तु लेकर आता हूं, मेरी गति बहुत तेज है। यह कहते ही वह तेजी से दौड़ गया। उसकी पीठ को देखते हुए अर्जुन ने अफसोस से सांस भरी, यह सोचते हुए कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो खुद को पिटवाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। जब उसकी मांग ठुकरा दी गई तो उसने कुछ और लेने के लिए दौड़ लगा दी। यह वाकई अजीब था। खैर, यह तरीका फिलहाल उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। यह बस इतना था कि इस तरीके का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगली बार उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने खुद को मन ही मन कोसा। जब उसने कनिष्ठ के हाव भाव को याद किया तो उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कुछ भी मांगता, वह सहमत हो जाता। सुयश और उसके कुछ साथी काफी दूरी पर छिपे हुए थे। जब उसने देखा कि विशाल सिंह और अर्जुन बातचीत करने लगे हैं तो उसका दिल उत्साह से उछलने लगा। लेकिन जैसे ही वह अच्छे नाटक का आनंद लेने बैठा, विशाल सिंह अचानक भाग गया, जिससे सुयश भ्रमित हो गया। कल जब हम योजना बना रहे थे तब ऐसा कुछ तो तय नहीं किया गया था। यह विशाल सिंह क्या कर रहा है? मन में संदेह लिए सुयश ने तुरंत एक आदमी को भेजा ताकि वह विशाल सिंह को रोककर स्थिति का पता लगाए। 15 मिनट बाद वह व्यक्ति वापस आया और धीरे से बोला, मास्टर सुयश, विशाल सिंह कह रहा है कि अर्जुन बहुत ही तुच्छ सोच का है और उसने पहले उससे योगदान हॉल से कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा ताकि वह मुकाबले के लिए तैयार हो। इतना कंजूस? सुयश आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन तो बस एक परीक्षण शिष्य है। अगर वह हार भी जाता तो उसे केवल एक योगदान अंक ही खोना पड़ता। फिर उसे 10 जड़ी बूटियों के बदले क्यों राजी करना पड़ा? उस आदमी ने उत्तर दिया, यह सब विशाल सिंह ने खुद किया। उसने कहा था कि वह उसे 10 गुना अधिक मुआवजा देगा, इसलिए। अच्छा, तभी तो। सुयश का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन छोड़ो, जब तक अर्जुन को सबक मिलेगा तब तक 10 जड़ी बूटियां कोई बड़ी बात नहीं है। 10 जड़ी बूटियां लगभग 10 योगदान अंकों के बराबर थीं। सुयश के लिए यह राशि कुछ भी नहीं थी। अब जब सबको पूरी स्थिति का पता चल गया तो वे केवल धैर्यपूर्वक इस लड़ाई का इंतजार करने लगे। आधा घंटा बीत गया और अर्जुन अपनी सफाई का काम लगभग पूरा कर चुका था। तभी उसने देखा कि दूर से लाल चेहरा और थका हुआ शरीर लिए विशाल सिंह तेजी से उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। वह योगदान हॉल की दूरी के बारे में शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि कोषाध्यक्ष मेहता के देर तक सोने के कारण इतना समय लग गया था। उसे उठाने के लिए उसे दरवाजा पीटना पड़ा और बहुत देर तक चिल्लाना पड़ा। जैसे ही मेहता जी की नींद में खलल पड़ा, वह गुस्से में आ गए। लेकिन इससे पहले कि वह कोई डांट लगाते, विशाल सिंह ने जल्दी से 10 साधारण श्रेणी की निम्न स्तर की जड़ी बूटियां खरीद लीं, जिसके लिए उसे 20 योगदान अंक खर्च करने पड़े। अब विशाल सिंह गुस्से से भर गया था। उसने तय कर लिया था कि वह अर्जुन से इस नुकसान की भरपाई जरूर करेगा। लौटते समय उसने देखा कि अर्जुन अभी भी वहीं खड़ा था, अपने झाड़ू को पकड़े हुए, मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। 3 कदम 2 कदम भारी सांसें लेते हुए विशाल सिंह तेजी से अर्जुन के पास पहुंचा और जड़ी बूटियां निकालकर कहा, यह लो वरिष्ठ, इन्हें जांच लो। हे कोई जरूरत नहीं,
बड़े दिलवाला दिखते हुए अर्जुन ने बिना गिने ही जड़ी बूटियां ले लीं और उन्हें अपने झाड़ू के साथ जमीन पर रख दिया। वरिष्ठ, अब क्या हम अभ्यास कर सकते हैं? विशाल सिंह ने पूछा। हाँ, वास्तव में कनिष्ठ, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुमने पहले ही कहा होता तो मैं खुशी खुशी सहमत हो जाता, अर्जुन मुस्कान के साथ बोला। विशाल सिंह लगभग गुस्से से फट पड़ा। यह तुम ही थे जिसने जड़ी बूटियां मांगी, तुम ही थे जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और तुम ही थे जिसने मुझे इतनी दूर भेजा। क्या सच में यह पूरा सफर बेकार था? लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा कि जब लड़ाई शुरू होगी तो वह अर्जुन को अच्छी तरह सबक सिखाएगा। कनिष्ठ, क्या हम शुरू करें? अर्जुन ने पूछा। ठीक है। अपनी ऊर्जा को संजोते हुए विशाल सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे कुछ ज्ञान दीजिए वरिष्ठ। अरे नहीं नहीं, इतनी औपचारिकता मत रखो, अर्जुन ने विनम्रता से मुस्कुराया। दोनों ने अपने अपने स्तरों को छुपा कर रखा था। विशाल सिंह डरता था कि कहीं उसकी शक्ति देखकर अर्जुन लड़ाई से भाग न जाए, जबकि अर्जुन इसे एक रहस्य रखना चाहता था। अपनी अपनी योजनाओं को मन में रखते हुए उन्होंने युद्ध शुरू किया। जोरावर की कल की गलती और अपने मन में भरे क्रोध को देखते हुए विशाल सिंह कैसे दयालु रह सकता था। उसने सोचा कि आज वह अर्जुन को कड़ाई से सबक सिखाएगा। तेजी से घूंसे चलते ही चारों ओर का वातावरण तनाव से भर गया। दोनों एक दूसरे के हमलों को चकमा देते हुए घूंसों का आदान प्रदान करने लगे। हालांकि विशाल सिंह के मन में क्रोध था, लेकिन उसके घूंसे में कोई असली ताकत नहीं थी। फिर भी हर एक वार पिछले वार से तेज और गहरा होता जा रहा था। अर्जुन ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि शांत रहा। इन पिछले कुछ दिनों के अभ्यास का असर अब दिखने लगा था। उसने केवल अद्वितीय गुरुकुल की बुनियादी कलाओं और अपने पैरों की ताकत से ही मुकाबला किया। कुछ हमलों के बाद विशाल सिंह थोड़ा घबरा गया। अर्जुन की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि वह अस्थिर हो गया और कुछ कदम पीछे हट गया। केवल यही नहीं, हर बार जब उसने मुक्का मारा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी चट्टान पर वार किया हो। उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया। विशाल सिंह को जब पहली बार हार मिली तो उसने अब और लापरवाही नहीं करने का निश्चय किया। अर्जुन की ओर घूरते हुए उसने तेजी से अपनी जगह बदली और उस पर कुछ जोरदार घूंसे बरसाने की कोशिश की। यह तेरी संकीर्ण सोच के लिए, यह मुझे इतनी सुबह योगदान हॉल दौड़ाने के लिए, विशाल सिंह मन ही मन बड़बड़ाया। जैसे ही उसने वार किए, धप्प धप्प की आवाज आई, लेकिन ये आवाज अर्जुन के शरीर से नहीं बल्कि उसके खुद के दर्द से निकल रही थी। दोनों ही साधारण शारीरिक साधक थे जिनकी शक्ति बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए उनके वारों का प्रभाव सीमित था। दूसरी ओर अर्जुन अपने शरीर की स्थिति को परखना चाहता था, इसलिए उसने विशाल सिंह के वारों को सहन किया। कुछ ही क्षणों में अर्जुन को अपने शरीर की शक्ति का सही अंदाजा हो गया। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो उसने अपने कनिष्ठ की बकवास को सहने से मना कर दिया। जैसे ही विशाल सिंह को लगा कि वह जीत के करीब है, कुछ बदल गया। अर्जुन, जो अभी तक केवल पीछे हट रहा था और बचाव कर रहा था, अचानक उत्साह से भर उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने अपनी असली प्रवृत्ति जागृत कर ली हो। विशाल सिंह को अंदर से अजीब सा एहसास हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि अर्जुन का यह उत्साह ठंडा और क्रूर था। खतरे की आहट पाते ही विशाल सिंह पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया और रास्ता रोक लिया, जैसे कोई अचल पर्वत। बचने के लिए विशाल सिंह हवा में कूदा, लेकिन अर्जुन ने अपनी टांग उठाकर उसके पेट पर एक जोरदार प्रहार किया। एक दर्द भरी चीख निकल गई और विशाल सिंह हवा में कई फीट दूर जा गिरा। रुके बिना अर्जुन ने उस पर कदम रखा और लगातार घूंसे बरसाने लगा। चारों ओर गूंजती चीखें माहौल को झकझोरने लगीं। इस मुकाबले का अंत विशाल सिंह के हार मानने और दया की भीख मांगने से हुआ। जब विशाल सिंह पहली बार दूर उछला था तो उसे लगा कि वह मुकाबला जारी रख सकता है, लेकिन जब अर्जुन ने बेरहमी से उस पर वार किए तो उसकी चोटें बढ़ती चली गईं। कुछ देर में विशाल सिंह अब सहन नहीं कर सका। उसे यह भी महसूस हुआ कि अर्जुन और उसका मुकाबला बिल्कुल अलग था।
जितना वह अर्जुन को मारता उतना ही अर्जुन अधिक उत्साहित हो जाता, और जितना अर्जुन उसे मारता उतना ही वह दर्द से कराहता। कोई खुशी से पिटता है क्या? विशाल सिंह सोचने लगा। जितना अधिक खून निकलता और चोटें बढ़ती उतना ही अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। यह उसे पागल जैसा बना रहा था। यह आदमी सनकी है। विशाल सिंह के दिमाग में यह ख्याल आया, लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई अर्जुन एकदम सामान्य हो गया। वह फिर से शांत और सौम्य दिखने लगा। उसने विशाल सिंह को उठने में मदद की। मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ, मैंने तुम्हें जीतने दिया। फिर अपना झाड़ू उठाया और चला गया। लड़ाई के दौरान और लड़ाई के बाद का उसका व्यवहार पूरी तरह से अलग था। विशाल सिंह का पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। आखिर इतने सारे घूंसों के बाद कोई चोट न लगे, यह संभव नहीं था। यह सच में एक कहावत को सच करने जैसा है। मुर्गी चुराने गया था लेकिन अपना चावल भी घमवा दिया। विशाल सिंह लगभग रोने को था। उसने अर्जुन को बार बार मना करने के बावजूद मुकाबले के लिए मजबूर किया। उसने अपनी ओर से 20 योगदान अंक खर्च कर 10 जड़ी बूटियां अर्जुन को देने के लिए खरीदी, और अंत में क्या हुआ? वह बुरी तरह हार गया। न केवल उसकी जड़ी बूटियां छिन गईं, बल्कि उसके योगदान अंक भी काट लिए जाएंगे। यह सच में बहुत बड़ा नुकसान था। सुयश और बाकी साथी जो थोड़ी दूरी से यह सब देख रहे थे, दंग रह गए। जब उन्होंने देखा कि विशाल सिंह अर्जुन को मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है, तो वे खुशी से उछल पड़े थे। वे सोच रहे थे कि अब अर्जुन की खूब पिटाई होगी। सुयश ने तो पूरी योजना पहले ही बना ली थी। जब अर्जुन हार जाता तो वह आगे बढ़कर कुछ ताने मारता और अपने दिल की भड़ास निकालता, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत जब मुकाबला शुरू हुआ तो अर्जुन ने विशाल सिंह को बराबरी पर रोक दिया। कुछ देर तक सुयश को यकीन ही नहीं हुआ कि वह जो देख रहा है वह सच है। उसने संदेह से पूछा, विशाल सिंह किस स्तर पर है? 7वें स्तर पर, और उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी विकसित करना शुरू कर दिया है। बस अभ्यास का समय कम होने के कारण वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और अर्जुन? सुयश ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि वह 4थे स्तर पर है। आवाज में अनिश्चितता थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि 3 स्तरों के अंतर के बावजूद अर्जुन ने विशाल सिंह से टक्कर ले ली थी। यह असंभव सा लग रहा था। कल झोरावर हु की हार भी अब समझ में आने लगी थी। अगर अर्जुन ने इतने बड़े अंतर को पाट दिया था तो जोरावर के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अगर अर्जुन वास्तव में इतना शक्तिशाली था तो उसने पहले की सभी लड़ाइयां क्यों हारी थीं? वह 3 साल से परीक्षण शिष्य था और हर साल उसे लगातार चुनौती दी जाती रही, लेकिन कल तक उसने कभी कोई मुकाबला नहीं जीता था। सुयश और उसके साथियों के लिए सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। वे सोच रहे थे कि अर्जुन विशाल सिंह के एक वार को भी झेल लें तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन जब अर्जुन ने वास्तव में विशाल सिंह को हरा दिया तो सब सन्न रह गए। एक 4थे स्तर के साधक ने 7वें स्तर के साधक को हरा दिया था। अद्वितीय गुरुकुल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या सच में एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है? सुयश विचारों में खोया हुआ था। तभी किसी ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन अपने झाड़ू के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा था। चेहरे पर आत्मीय भाव लिए उसने कहा, कनिष्ठ सुयश, अगर कोई और ऐसा अच्छा अवसर मिले तो कृपया मुझे भी बताना। तुम पहले से जानते थे? सुयश के चेहरे पर झटका था। हल्की हंसी के साथ अर्जुन बोला, कल कनिष्ठ विशाल भीड़ में छिपा हुआ था, लेकिन वह तुम्हारे साथ था। इस वरिष्ठ की स्मरण शक्ति बस थोड़ी अच्छी है। बहुत चालाक। सुयश ने गुस्से में दांत भींच लिए। अब उसे समझ में आया कि अर्जुन ने सबको बेवकूफ बना दिया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हां, मैं कल फिर से किसी को चुनौती दे सकता हूं। क्या हमें हर दिन किसी को चुनौती देने की अनुमति नहीं है? आप सभी का दिन अच्छा रहे। मैं कल फिर मिलने आऊंगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे ठंडे पड़ गए। उन्होंने अभी अभी अर्जुन की असली ताकत देखी थी, और जब उन्होंने विशाल सिंह की हालत देखी तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे बोले, मास्टर सुयश, अब हमें क्या करना चाहिए? सुयश भी असमंजस में था।
आखिर अद्वितीय गुरुकुल में द्वंद्व युद्ध की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। कौन सा शिष्य कभी चुनौती से बच पाया था? भले ही उसके पास कुछ शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वह भी मुख्य द्वार के नियमों को खुलकर तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चिंता मत करो, उसने यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा होगा। अगर वह सच में तुम्हें चुनौती देने आया तो मैं देखूंगा कि वह यहां से चलकर जा भी पाता है या नहीं। सुयश की बात सुनकर बाकी लोग कुछ शांत हुए। अर्जुन को यह विचार अचानक आया था। अद्वितीय गुरुकुल के सभी शिष्यों को प्रतिदिन एक चुनौती देने का अवसर मिलता था, और चूंकि उसने पहले कभी इसका उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह इसे भूल ही गया था। लेकिन आज विशाल सिंह की वजह से उसे यह बात याद आ गई। एक दिन में एक मुकाबला। हालांकि एक साधारण शिष्य को हराने पर केवल 2 योगदान अंक ही मिलते थे, लेकिन छोटी छोटी बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं। 1 महीने में यह छोटी राशि भी बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा मार्शल साधना के मार्ग में पूरी तरह से अकेले रहना संभव नहीं था। इन शिष्यों के साथ द्वंद्व कर कुछ अनुभव प्राप्त करना भी लाभदायक ही था। यह अधिक समय भी नहीं लेता था। इसे बस एक हल्के व्यायाम की तरह समझो, जिसमें आराम के साथ योगदान अंक भी मिल जाए। इससे क्या नुकसान हो सकता है? आज की लड़ाई से उसे काफी लाभ हुआ था। न केवल उसे 2 योगदान अंक मिले, बल्कि 10 आवश्यक मृत जड़ी बूटी भी मिली। यह वास्तव में लाभदायक दिन था। काश हर दिन कोई मुझे 10 जड़ी बूटियां दे देता, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। अपने कुटीर में लौटते ही उसने तुरंत धूपदानी निकाली और उसे जलाया। उसकी सुगंध को भीतर खींचते हुए उसने अपनी कठोर साधना शुरू कर दी। अगले दिन अद्वितीय गुरुकुल के कई शिष्य सुबह की साधना में लगे हुए थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। हालांकि अभ्यास कठिन था, लेकिन माहौल उत्साहपूर्ण था। तभी किसी ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मास्टर सुयश, क्या हुआ? सुयश ने शंका से पूछा। वो सच में आ गया? कौन आया? सुयश ने झुंझलाते हुए उस दिशा में देखा जहां वह व्यक्ति इशारा कर रहा था। वहां उसने अर्जुन को अपने झाड़ू के साथ मुस्कुराते हुए चलते हुए देखा। सभी के चेहरे उतर गए। सुप्रभात मेरे भाई बहनों, तुम सब कितने परिश्रमी हो, सुबह सुबह ही अभ्यास कर रहे हो। अर्जुन ने विनम्रता से सभी का अभिवादन किया और विशेष रूप से झोरावरहु और विशाल सिंह की ओर देखा। दोनों तुरंत पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें अर्जुन के घूंसों की ताकत याद आते ही सिहरन होने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? सुयश ने घबराते हुए पूछा। हालांकि उसे अर्जुन के इरादे का पहले से ही अंदाजा था, फिर भी उसने पूछा, क्योंकि उसने कल सभी को आश्वस्त किया था कि वह अर्जुन को संभाल लेगा। मुकाबले के लिए। अर्जुन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने भीड़ में नजर दौड़ाई और विनम्रतापूर्वक कहा, कौन कौन से साथी शिष्यों को पिछले कुछ दिनों में चुनौती नहीं दी गई है? कृपया इस वरिष्ठ को आपकी ताकत परखने का अवसर दें। अद्वितीय गुरुकुल के नियमों के अनुसार कोई भी शिष्य चुनौती से मुंह नहीं मोड़ सकता था। यदि कोई मना करता तो उसे निष्कासित कर दिया जाता। इस नियम के कारण सुयश के अनुयायी अर्जुन से भयभीत थे। अगर उन्हें पिछले 5 दिनों में चुनौती नहीं दी गई होती तो उन्हें इस मुकाबले को स्वीकार करना ही पड़ता। यह जानते हुए कि उन्हें पिटना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उस दिन अर्जुन ने झरन सेन को चुनौती दी। संतुष्ट होकर वह वहां से चला गया, जबकि सुयश गुस्से में उसे कोसता रहा। अगले दिन अर्जुन फिर आया। इस बार उसने ललित शेखर को चुनौती दी, जीतकर चला गया और सुयश केवल धमकियां ही देता रहा। तीसरे दिन अर्जुन फिर से आया। इस बार विजय वर्मा की बारी थी। वह भी चेहरे पर सूजन और खून से लथपथ नाक के साथ वापस गया। चौथे दिन जब अर्जुन फिर से आया, तब तक सुयश समझ चुका था कि धमकियां और गालियां बेकार थीं। सुयश अब बस अर्जुन को गुस्से से घूरता रहा। उसकी आत्मा तक में जलन भर गई थी। इस लगातार होती हार से परेशान होकर सुयश के अनुयायियों ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब यह स्पष्ट था कि अर्जुन सिर्फ बदला लेने के लिए यहां आ रहा था। अद्वितीय गुरुकुल में अनगिनत सामान्य शिष्य थे, लेकिन वह सिर्फ सुयश के अनुयायियों को चुनौती दे रहा था। यह बदले की कार्रवाई थी।
इन दिनों अर्जुन ने पूरे गुरुकुल में हलचल मचा दी थी। वह एक साधारण परीक्षण शिष्य था, लेकिन अब हर कोई उसकी ओर ध्यान देने लगा था। अब वह कोई कमजोर नहीं था जिसे कोई भी आसानी से हरा सके। हर दिन वह किसी को चुनौती देता और जीत कर निकलता। अब कोई भी शिष्य अर्जुन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस दौरान कई लोग उसकी असली शक्ति के बारे में अनुमान लगाने लगे। कुछ का मानना था कि वह अभी भी चौथे स्तर पर था, कुछ का मानना था कि वह 5वें स्तर पर पहुंच चुका है, और कुछ तो यह भी कहने लगे कि वह 8वें स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन सच तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जानती थी, रिया। पिछले कुछ दिनों से हर बार जब अर्जुन किसी को चुनौती देता, वह चुपचाप उसे देखती रहती। रिया ने अर्जुन की असली शक्ति को पहचाना था। जब उसने विशाल सिंह को हराया था, तब वह केवल 5वें स्तर पर था, लेकिन मात्र 4 दिनों के भीतर उसने 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया था। आखिर यह कैसी साधना कर रहा है, रिया सोचने लगी। उसके पास अद्भुत शारीरिक संरचना थी और उसने भी अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण में कई औषधियां इस्तेमाल की थीं, लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं थी। इस रहस्य को समझने के लिए रिया ने अर्जुन का पीछा किया, लेकिन चाहे वह कहीं भी गई, उसे अर्जुन के अभ्यास में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वह बस कुछ घूंसे मारता, किक लगाता और खूब पसीना बहाता। कैसे हो सकता है कि इतनी सामान्य तकनीकों से वह इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है? रिया सोच में पड़ गई। कई दिनों की जासूसी के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि उसे अब भी लगता था कि अर्जुन के पास कुछ बड़ा रहस्य है, लेकिन वह उसे और अधिक तलाशने का साहस नहीं जुटा पाई। एक लड़की होकर किसी लड़के की जासूसी करना कितना अजीब है, उसने सोचा, खासकर जब वह अक्सर आधा नंगा होता था। वैसे पहले के मुकाबले अब उसका शरीर ज्यादा मजबूत लग रहा है। अनायास ही उसने तुलना की और फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया। दूसरी ओर अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। हर दिन वह झाड़ू लगाता, फिर सुयश के किसी अनुयायी को चुनौती देता और जीतने के बाद वापस लौटकर अपनी साधना में लग जाता। धूपदानी का प्रभाव अत्यधिक था। नियमित रूप से किए जा रहे काया शक्ति साधना ग्रंथ के अभ्यास के साथ उसने कल ही 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया था, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा और अधिक स्थिर और मजबूत हो गई। अब उसे केवल एक और स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता थी, लेकिन अर्जुन एक नई समस्या में फंस गया था। उसकी मृत योगी वृक्ष घास पूरी तरह खत्म हो गई थी और त्रिपर्ण अराजक आत्मा पुष्प भी लगभग समाप्त हो चुका था। अब कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसे योगदान हॉल जाना पड़ा और अपने बचे हुए सभी योगदान अंकों का उपयोग कर इन जड़ी बूटियों को खरीदना पड़ा। तो क्या होगा अब अर्जुन की इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।